हेलो एवरीवन, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ की एक स्कीम है, हायर पेंशन स्कीम, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज में काफी चर्चाएं हो रही हैं और इस न्यूज को लेकर के, यानी कि हायर पेंशन स्कीम को लेकर के ईपीएफओ और सरकार जो है कई बार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। ऐसे ही एक और स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है किस स्कीम का हिस्सा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से भी सरकार जो है कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। कई केसेस हुए हैं, इन सभी को जानने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में। अब अभी लेटेस्ट जो है, कुछ ही समय पहले यानी कि 3 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी होता है सरकार की तरफ से। उस सर्कुलर के ऊपर चर्चा करेंगे और यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है या न्यू पेंशन सिस्टम था या नेशनल पेंशन सिस्टम था, ये क्या था, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है और उनकी बल्ले बल्ले होने की वजह से अब ऐसा जो है उनको जो है पेंशन में बहुत लाभ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले 3 मार्च 2023 को एक सर्कुलर निकलता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से। इस सर्कुलर में बोला जाता है कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल। ये सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल था, सीसीएस रूल जो है 1972 का है। इस रूल में जो पेंशन की बात करी गई है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझना है कि जो सीसीएस रूल पेंशन का है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी गई थी और इसके बाद जो है न्यू पेंशन स्कीम आती है जिसे हम नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, और ये जो है 22/12/2003 को आता है। इस सर्कुलर का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दूंगा। ये रहा चैनल का जो लिंक है S2 Info, आप जो है टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपको ये जो चैनल मिल जाएगा और वहां पर आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें अगर देखने की बात यह है कि मैं जो है यहाँ पर इसकी जो अंग्रेजी है इसको मैं नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई एक्चुअल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो उसमें कौन एलिजिबल है या वो किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, कौन एनपीएस में आ रहा है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए इसमें दो डेट आपको याद रखनी है। 22/12/2003 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होता है और फिर इसमें 31/12/2003 वाली जो डेट है उसको भी याद रखना है। इस डेट को आप याद रखेंगे और अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं इस वाले पेज को 3 केस की मदद से समझाऊंगा। वो 3 केस आपको समझने हैं, उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो सबसे पहले केस 1। केस 1 में एक आदमी है मिस्टर राम। ये जो है बेचारे नौकरी पाने के लिए जाते हैं, एक नोटिफिकेशन निकलता है और उस नोटिफिकेशन की जो डेट होती है, ध्यान रखिएगा भाई साहब, 22/12/2003 से पहले होती है। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 22/12/2003 से पहले, ऐसा समझ लो सितंबर में नोटिफिकेशन आया 2003 में। इसके बाद इनका जो एग्जाम होता है, ऐसा मान लो अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है, अक्टूबर 2003 में इनका एग्जाम हो जाता है और इनकी नवंबर में ज्वाइनिंग भी हो जाती है। यानी कि सितंबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में एग्जाम हो गया और इनकी जो ज्वाइनिंग हो गई नवंबर 2003 में इनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो मिस्टर राम की जो ज्वाइनिंग हुई 2003 नवंबर में हो चुकी है। इसका मतलब 22/12/2003 से पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग हो गई। अगर इसको मोटे तौर पर समझा जाए तो 31/12/2003 से पहले इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कवर होंगे। अब आप जो है वो सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा और इस डायग्राम को समझिएगा तो आराम से वो सर्कुलर समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि मिस्टर श्याम जो है केस 1 वाले आदमी हैं जिन्होंने अप्लाई किया और ज्वाइन किया कब, 31/12/2003 से पहले। तो ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी जब ये रिटायर होंगे। ये था केस 1। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 में।
केस नंबर 2 के हीरो हैं हमारे मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम जो है, इन्होंने जो एग्जाम लिखा वो कब लिखा और कब इन्होंने ज्वाइन किया इसको समझेंगे। मिस्टर श्याम ने जो है, यहां देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर 1 फरवरी 2004 को नोटिफिकेशन आया और मार्च में इन्होंने एग्जाम लिखा और ऐसा मान लीजिए मई में इनकी ज्वाइनिंग हो गई। वैसे तो होती नहीं है, 3 महीने में एग्जाम भी हो जाए, इंटरव्यू भी हो जाए, नोटिफिकेशन भी आ जाए और ज्वाइनिंग भी हो जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ। बड़े बड़े एग्जाम भी जो है 6-6 महीने लगा देते हैं। चलिए बाकी हम इसकी बात करते हैं कि ये जो 1 जनवरी 2004 के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, भाई सरकार ने, इन्होंने एग्जाम दिया, इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई इंटरव्यू के बाद, तो ये जो है न्यू पेंशन सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये ध्यान रखिएगा, मिस्टर श्याम जो है न्यू पेंशन सिस्टम का हिस्सा होंगे। अब इस डायग्राम की मदद से आप उस सर्कुलर को पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो केस 2 जो है, मिस्टर श्याम जो है जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और ज्वाइन किया कब, 1/1/2004 के बाद या ऑन और आफ्टर 1/1/2004। क्लियर है? 1/1/2004 के बाद या 1/1/2004 के दिन, ऐसा समझ लीजिए इन्होंने ज्वाइन किया इस पीरियड के बाद, इस डेट के बाद। तो ये जो है नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो अब कहानी जो बिगड़ी केस 3 वाले लोगों के हिसाब से बिगड़ी। अब इन केस 3 वाले लोगों के हिसाब से ही आपको समझना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन निकला था, मान लो सितंबर में, नोटिफिकेशन निकला सितंबर में और इनका रिजल्ट आता है मान लो कहीं मिड दिसंबर में, 15 दिसंबर को। अब इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो मान लेते हैं 15 जनवरी 2004 को होती है। भाई आप इन चीजों से समझ सकते हैं, ये टाइमलाइन से आप आराम से समझ जाएंगे। नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर में, नवंबर में इन्होंने रिटर्न का एग्जाम दिया, मान लो दिसंबर में इनका रिजल्ट आ गया, यहां बीच में कहीं आ गया दिसंबर में, यहां रिजल्ट आ गया। इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया 15 जनवरी को। अब ये जो है इनके लिए कौन सी स्कीम एप्लीकेबल होगी, क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा होंगे या न्यू पेंशन स्कीम का या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा होंगे, ये जानने की कोशिश हमें करनी है। तो बेसिकली इन्हीं की वजह से ये जो लोग हैं, ये केंद्र के ये वो कर्मचारी हैं जिनकी वजह से ये जो है ओपीएस और एनपीएस जो है काफी समय से चर्चा का विषय रही है। इन्होंने कई केसेस किए हैं, हाई कोर्ट में केस हुए हैं, बहुत केसेस हुए, हाई कोर्ट में भी ये केस जीते हैं। अब सरकार देखो कितनी बार जो है इस घेरे में रही है, मतलब इस विषय को लेकर के कई बार सवालों के घेरे में रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, इसकी जो डेट है 2003 है। तो ऐसे सिविल सर्विसेज वाले लोग या केंद्र के जो कर्मचारी हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी वाले जो लोग हैं, डी वाले भी, जिन्होंने इससे पहले ज्वाइन किया होगा, मतलब सॉरी एग्जाम यहां लिखा होगा और ज्वाइन यहां किया होगा इस तरह से, तो वो कितने सालों से जो है इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर के आओ। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे बहुत हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका पैसा तो कटता नहीं है, लेकिन जो है आप जब रिटायर होगे तो 50% कुछ मिलता है, जिसको हम यहां पर कवर नहीं कर रहे। वो एक अलग विषय है, यानी कि वो मैं डिटेल में बताऊंगा कभी, जब आप, अगर आपको वो जानना है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर केस 3 वाले लोग, इन्हीं की वजह से ये ओपीएस और एनपीएस कई बार चर्चा का विषय रहा और इसी की वजह से जो है सर्कुलर आता है 3 मार्च 2023 वाला। अब इस सर्कुलर में जो है जो जजमेंट होगा हम उसको पढ़ेंगे, जो फाइनल सीरियल नंबर 4 पर, सीरियल नंबर 3 तक की कहानी मैंने आपको इन 3 केस से समझा दी है। सीरियल नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम यही जानेंगे कि ये एनपीएस में आएंगे या ओपीएस में आएंगे, क्योंकि जब इन्होंने कई बार केसेस किए, कई बार इनके रिप्रेजेंटेशंस रखे गए डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर और पेंशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर ये केस जीतते हैं और इनको बार बार यही पता चलता है कि भैया हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। तो इनके कई बार रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है 3 मार्च 2023 का जो सर्कुलर आता है और उसमें अब जो है सीरियल नंबर हम 4 पढ़ लेते हैं। इनमें बोला गया है कि भाई ये जो जितने भी लोग हैं, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट in all cases where the central government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised, notified for recruitment or appointment prior to the date of notification for national pension system, यानी कि 22/12/2003, यानी कि ये जितने भी लोग हैं, अगर इन्होंने नोटिफिकेशन मान लो यहां पर आया हो 22/12/2003 से पहले नोटिफिकेशन आया हो
इन्होंने यहां पर एग्जाम लिखा हो, भले ही इन्होंने ज्वाइनिंग यहां करी हो, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन यहां वाला नोटिफिकेशन भरा हो, लेकिन ज्वाइनिंग इन्होंने भले ही यहां पर करी हो, ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा होंगे एंड इज कवर्ड अंडर द, और इन्होंने क्या किया हुआ है अभी जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कवर्ड है ऑन ज्वाइनिंग सर्विस ऑन आफ्टर 1/1/2004, यानी कि 1/1/2004 के बाद इन्होंने ज्वाइन किया, तो एनपीएस का सिस्टम है, तो उन्हें जो है एक बार मौका दिया जा रहा है, मे बी गिवन ए वन टाइम ऑप्शन टू बी कवर्ड अंडर दी सीसीएस रूल। तो इन्हें एक बार मौका मिल रहा है, फिर से इन्हें जो है अपना एक ऑप्शन फिर से देना होगा, और ये ऑप्शन जो है इनको एक्सरसाइज करना है कब तक, लेटेस्ट बाई 31 अगस्त 2023 तक। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां पर नोटिफिकेशन था, है ना, और बीच में कुछ कुछ भी चेंज, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से जो है इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इनकी ज्वाइनिंग कब हुई? 1 जनवरी 2004 के बाद। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है सरकार की तरफ से हो सकता है, डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है, एग्जाम में डिले हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा री एग्जाम हुआ हो, ऐसे कोई भी केस हो सकते हैं। लेकिन इनका जो नोटिफिकेशन था वो यहां से पहले होगा। इन्होंने नोटिफिकेशन अगर इस डेट की नोटिफिकेशन से पहले भरा है, यानी अप्लाई किया है, लेकिन ज्वाइनिंग यहां करी है, तो ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा होंगे। लेकिन अब तक ये 8 मार्च 2023 को ये सर्कुलर आया, लेकिन इससे पहले तक तो ये एनपीएस में कवर थे, जो कि यहां पर लिखा भी है, एंड इज कवर्ड अंडर दी नेशनल पेंशन सिस्टम। अब ये इनको एक बार और चांस दिया जाएगा, और इनको अपना ये जो चांस है भुनाना है, और कब तक भुनाना है? 31 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 31 अगस्त 2023 तक इनको अप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं। Those government servants who are eligible to exercise option in accordance with the para 4 above, but who do not exercise this option, जो इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो एनपीएस का ही पार्ट रहेंगे, ये ध्यान रखना। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। अगर आप ओपीएस में जाते हैं तो ओपीएस फिर हमेशा चलेगा, अगर आप एनपीएस में जाते हैं तो आपका एनपीएस हमेशा चलेगा। ये है कहानी यहां तक की। इसके बाद सीरियल नंबर 7 में ये बोल रहा है जो लोग ओपीएस में जाते हैं उसके बाद जो है उनका डेटा जो है डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहां पर वो उसको चेक करेंगे, मतलब भाई कौन एलिजिबल है, किसको ओपीएस मिलना है, किसको नहीं मिलना। तो वो उनको जो डेट, उनको जो इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ भाई तुम ओपीएस के अंदर कवर हो रहे हो, वो सरकार जो है 31 अक्टूबर 2023 तक इसको कवर कर लेगी। अगर कोई भी इसके अंदर आ जाता है, यानी कि जिसका जो ओपीएस में चला गया, अब उसका जो एनपीएस अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। यहां पर ये लाइन लिखी हुई है। सीरियल नंबर 8 में देखें अगर इस सर्कुलर के, तो यहां पर अब कहानी इस चीज की है कि भाई आप कितना पैसा जमा करोगे, यानी कि आपकी जेब से क्या जाने वाला है या सरकार की जेब से क्या जाने वाला है और कहां जाने वाला है, यहां पर यह बात होगी। तो यहां पर अगर आप 8.1 पढ़ेंगे, 8 का सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन अकाउंट्स, तो इसमें क्या हुआ भाई, आप देखो यहां पर ये वो लोग थे जिन्होंने यहां पर एग्जाम दिया और ज्वाइन यहां किया, लेकिन ये अब तक जो है एनपीएस का पार्ट थे, अब तक जो है एनपीएस का पार्ट थे। अब एनपीएस में क्या होता है, एम्प्लॉय का जो शेयर होता है या एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है 10% होता है, और सरकार का जो शेयर होता है वो 14% होता है। तो यहां पर यही बात बोली हुई है कि जो एम्प्लॉय का शेयर 10% अब तक कट रहा था एनपीएस के अंदर, वो शेयर कहां चला जाएगा? जीपीएफ के अंदर। यानी कि एम्प्लॉय को अपना जीपीएफ अमाउंट में भी क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल जीपीएफ अकाउंट, जो एम्प्लॉय का जीपीएफ अकाउंट है उसके अंदर उस पैसे को डाल दिया जाएगा। ये तो था एम्प्लॉय के शेयर वाली बात, यानी कि एम्प्लॉय का जो शेयर था वो 10% था, वो अब तो कटता हुआ आ रहा था एनपीएस के हिसाब से। अब इसमें जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि इंटरेस्ट भी मिला होगा, वो सारा का सारा कहां जाने वाला है? जीपीएफ में, एम्प्लॉय के जीपीएफ में चला जाएगा। इसके बाद अब जो सरकार ने काटा था, सरकार ने जो जमा किया था, सरकार ने जो जमा किया वो 14% पर किया, और एनपीएस में तो क्या होता है, वो जो फंड इकट्ठा होता है उसको मार्केट में लगाया जाता है, शेयर मार्केट में लगा दिया या म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं पर भी लगा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। तो जब वो फंड इंक्रीज हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो जो पूरा का पूरा फंड जब इकट्ठा हुआ, तो सरकार का भी इकट्ठा हुआ भाई, सरकार ने जो 14% डाला वो भी तो इंक्रीज होता है। तो वो सारा का सारा अमाउंट जो है सरकार बोल रही है कि वो सरकार वाले फंड में चला जाएगा, सरकारी फंड में। यहां जो है ये कहानियां लिखी हुई है। अब उस पैसे से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब आप ओपीएस में चले जाओगे, उस पैसे का आप कोई मतलब नहीं रह जाएगा,
यहां पर यह कहानी आपको समझनी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता, एनपीएस में आपका 10% डिडक्ट होता है और 14% सरकार उसके अंदर जमा करती है। ये तो है ओपीएस और एनपीएस की बात। इसके बाद सीरियल नंबर 8 का जो थर्ड क्लॉज है, यहां पर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पर वही बात बोल रहे हैं कि जो पैसा सरकार का इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो पैसा भी कहां चला जाएगा, सरकारी फंड में। वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार का पैसा सरकार के पास, एम्प्लॉय का पैसा जीपीएफ में, सिंपल। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया है कि ओपीएस में बेसिकली जो सर्कुलर आया, अब इसके हिसाब से ये इस ओपीएस के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कौन एम्प्लॉय, केंद्र के कौन कर्मचारी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो सर्कुलर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सर्कुलर का, तो आप टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करिए, S2 इन्फो के नाम से आपको चैनल मिलेगा, वहां पर जाएंगे, उसको ज्वाइन करिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होती तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं जो है इसको अगेन जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।